आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ संख्या 6 अंतिम दौर भाग 1 को पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों के भारत के सफ़र पर और उनके अंतिम दौर पर यह पहले भाग के ऊपर लिखित एक पाठ है, जिसमें भारत में अंग्रेज़ों के शासन की जो बागडोर थी वह किस प्रकार से उनके हाथों से धीरे धीरे फिसलती जा रही थी, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। भारत में अन्य किसी देश का शासन। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में जिस देश का शासन था और भारत का शासन व्यवस्था किसी दूसरे देशों के हाथों से चल रही थी। भारत में अंग्रेज राज एक ऐसी घटना थी जिसकी तुलना किसी भी राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन उसकी धरती के बाहर किसी अन्य देश से हो रहा हो, किंतु अंग्रेजी शासन ने उसे ऐसी गुलामी दी जो बाहर किसी दूसरे देश से संचालित हो रही थी। मतलब हमारे देश की जो व्यवस्था है, संचालन का अर्थ होता है चलाना, हमारे देश को चलाने का कार्य कर रहे थे, वह कहीं दूर बैठे लोग, किसी विशेष देश के दूर स्थित बैठे लोग कर रहे थे। तो ऐसा कभी भी शासन भारत पर नहीं हुआ। भारत में मुग़लों का भी शासन रहा, लेकिन मुग़ल भारत में बस गए और यहीं से भारत का शासन करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन में भारत का शासन ब्रिटेन से होता था। अंग्रेज़ों का लक्ष्य अधिक से अधिक धन एकत्र कर इंग्लैंड ले जाना था। इसके लिए उन्होंने ऐसा वर्ग विकसित करना सोचा जो लालची तथा स्वार्थी हो। इसमें जमींदार, राजा व उसके अधीन कार्य करने वाले पटवारी, मुखिया, पुलिस, कलेक्टर, सरकारी कर्मचारियों भी शामिल किया गया। तो अंग्रेज़ों के पास ताकत थी, पूंजी थी, परंतु उनके पास मानव रूपी पूंजी नहीं थी, उनके पास व्यक्तियों की कमी थी। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को ही एक ऐसे वर्ग को खोजा जो लालची हो, जिसमें जमींदार थे, राजा थे, कुछ पटवारी थे, पुलिस थे, कलेक्टर थे, और इन लालची लोगों के आधार पर वह भारत को लूटकर इसका सारा खजाना ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत को अड्डे की तरह इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण का खर्च भी भारत को ही उठाना पड़ता था। भारत के राजकोष से ही लिया जाता था, जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध ठीक। अंग्रेज़ों ने पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी देशों की। अंग्रेज पश्चिम से आए थे तो वो सोचते थे कि भारत में भी पश्चिमी संस्कृति का बढ़ावा हो जाए, भारत के लोग भी पश्चिमी संस्कृति को अपना लें। इसलिए वह चाहते थे कि यहाँ पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला हो जाए। अंग्रेजी चिंतन, साहित्य एवं राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय कुछ उत्साही अंग्रेजों को जाता है, जिन्होंने अपने चारों भारतीय विद्वानों को एकत्र किया। परंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में शिक्षा का प्रसार हो। अंग्रेज सिर्फ इतना चाहते थे कि भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हो, वह शिक्षा का प्रसार नहीं करना चाहते थे। यदि भारत में शिक्षा का प्रसार हो जाता तो यह गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाता। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ शिक्षा का प्रसार न हो। अब देखिए, अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि के कारण भारत पश्चिमी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जो पृष्ठभूमि थी वह दार्शनिक थी। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है पहले का अनुभव। तो यह जो भारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि थी, भारत के विचार जो थे उसके अनुसार वह पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित नहीं हुआ। इसका वास्तविक प्रभाव तो जीवन के व्यावहारिक पक्षों पर हुआ। जैसे व्यावहारिक पक्ष में जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, युद्ध के कारगर, ये सभी जो वस्तुएं थीं, जो विकास हुए, वह हमारे व्यवहारिक पक्षों के हुए। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक प्रभावशाली
व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसे राजा राम मोहन राय कहा जाता है, जिनके विचारों में नवीन एवं प्राचीन ज्ञान का मेल था। राजा राम मोहन राय की विशेषता थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो विशेषता थी उसको भी संजोए रखा और पश्चिमीकरण की जो अच्छी संस्कृतियाँ थीं उनको भी अपने अंदर समाहित किया। वे संस्कृत, अरबी, फारसी के भी विद्वान थे। धर्म के तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति का खोज करने वाले वे दुनिया के प्रथम उत्साही व्यक्ति थे जो शिक्षा को पुरानी पंडिताऊ प्रणाली मतलब दिखावे की प्रणाली, शिक्षा जो थी हमारी पहली प्राचीन वह दिखाऊ प्रणाली थी और उसको वह इससे निकालना चाहते थे और आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक हैं। 1980 के बाद अंग्रेजों ने भारत में कई अखबार निकाले जिसमें सरकार की कड़ी आलोचना होती थी। परिणामतः उन पर अत्यधिक सख्त सेंसर लगता था। सेंसर बोर्ड आज भी चलते हैं तो उन पर सेंसर लगाया जाता था जिससे वो पत्रिकाएं खर्च नहीं चला पाती थी अपना। सन 1818 में अंग्रेजी में पहला ऐसा अखबार प्रकाशित हुआ जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था। स्वामित्व मतलब भारतीयों के मालिकाना हक था। सन 1818 में पहला अखबार आया जिस पे भारतीयों का मालिकाना हक था। इसका संपादन भी भारतीयों ने किया था। भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद भारत में समाचार पत्रों के छपने का सिलसिला आरंभ हो गया था। इसके बाद देखिए 1857 की महान क्रांति के विषय में क्या लिखा है। सन 1857 की मई में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी, क्योंकि जो अंग्रेज सेना थी उसमें भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे। तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की योजना बड़े ही गोपनीय ढंग से बनाई गई थी। गोपनीय का अर्थ होता है गुप्त रूप से, लेकिन नियत समय से पहले ही विस्फोट हो गया। परिस्थितियां ऐसे बनी हुई कि जब विद्रोह करना था उससे पहले ही विद्रोह का विस्फोट हो गया। इस सैनिक विद्रोह का विस्तार बहुत तेजी से हुआ और शीघ्र ही आंदोलन भारत की स्वाधीनता का आंदोलन बन गया। शुरुआत सैनिकों ने की, लेकिन इसके बाद जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने भी इसमें अपना व्यापक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन का दबाव ब्रिटिश शासन पर पड़ा, किंतु अंग्रेजों ने भारतीय सेना की सहायता से ही इसका दमन कर दिया, क्योंकि कुछ राज्य के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों के तरफ से नहीं आए और इस कारण से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों की क्रांति को दबा दिया। इस विद्रोह से कई छापामार नेता उभरकर सामने आए, जिनमें तात्या टोपे प्रमुख थे। इन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया, किंतु मराठों ने उनके साथ धोखा किया। दूसरा नाम उभरकर झांसी की रानी का आता है, जिन्होंने अपनी वीरता के लिए आज भी श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में वे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। स्वयं अंग्रेज जनरल जिसने रानी के साथ युद्ध किया, उसने कहा कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम एक बहादुर थी। मतलब सभी विद्रोहियों में वह सबसे बहादुर थी। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी व दूसरे आंदोलन। हिंदुओं और मुसलमानों, क्योंकि भारत पर मुसलमानों का भी राज रहा, मुगलों का भी राज रहा और अंग्रेज भी आ गए, तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई और कुछ कुरीतियां भारतीय संस्कृति की पहले से ही चली आ रही थीं और उन कुरीतियों को अलग करने के लिए पश्चिम से भारत की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। अभी तक भारत की लड़ाई खुद से थी, अब पश्चिमी संस्कृति भी हिंदू संस्कृति से टकराने को आमादा थी। बंगाल की कुछ प्रमुख हस्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। इसी समय राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार पर आधारित ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद केशव चंद्र ने भी उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। भारत के अन्य स्थानों पर भी हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के अवरुद्ध असंतोष पनप रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म का ढांचा अत्यंत कठोर था। उसमें जातिवादी तत्व उभरकर सामने आ गए थे। ठीक समय के साथ उसमें कुछ कुरीतियाँ जुड़ गई थी, तो इस कारण से उसमें असंतोष उत्पन्न हो रहा था और इसीलिए ऐसे समय में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का आंदोलन शुरू किया।
जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। इसमें दलितों का उत्थान और नारी जाति का भी उत्थान शामिल था। स्वामी दयानंद के समय में ही बंगाल में एक महान व्यक्तित्व रामकृष्ण परमहंस भी सामने आए। वे सीधे साधे धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका प्रभाव शिक्षित वर्ग पर पड़ा। वे भारत के संतों की परंपरा में आते थे। वह बहुत उदार भी थे। अतः आत्म साक्षात्कार की खोज में मुसलमान एवं ईसाई भी उनसे मिलते थे। वह सभी धर्मों को संरक्षण देते थे। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद जी ने अपने बड़े भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि पश्चिम बंगाल में। विवेकानंद बंगला एवं अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता एवं लेखक थे। उनमें अत्यधिक आत्मविश्वास और भारत को आगे बढ़ते देखने की तीव्र इच्छा थी। 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और प्रभावशाली भाषण दिया था। विवेकानंद ने वेदांत और अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था धर्म से अलग है। ये कर्मकांड के निरर्थक तत्व संबंधी विवेचनाओं और तर्कों के प्रबल विरोधी थे। छुआछूत जैसी बुराई को यह बहुत बड़ी बुराई मानते थे। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौर में बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनके परिवार के लोग पढ़े लिखे तथा श्रेष्ठ लेखक एवं कलाकार थे। एक संपन्न परिवार से रविंद्रनाथ टैगोर जी का रिश्ता था। रविंद्रनाथ जी का स्थान उन सब में ऊंचा था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, परंतु भारतीय जनता की स्वाधीनता मतलब खुद पर अधीन होना के पक्षधर थे। पक्षधर का अर्थ होता है पक्ष लेने वाले। इन्होंने अपने सर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि तक को लौटा दिया था। इनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर थी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी भारत के दो विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे। भारत में जो मध्यम वर्ग उभर कर आ रहा था, उसका ध्यान धर्म की खोज में नहीं अपितु राजनीति की ओर था। उसे एक ऐसा सांस्कृतिक आधार की आवश्यकता थी जो उसके आत्मविश्वास उत्पन्न करे तथा निराशा व अपमान के बोध को कम करे। हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी तथा अन्य लोगों ने नए विचारात्मक आंदोलन चलाए थे। गदर के बाद भारत में मुसलमान इस दुविधा में थे कि किस ओर जाएं। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका शोषण कहीं अधिक किया। इसी शोषण के कारण मुसलमानों में एक नया मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग विकसित हुआ। बुर्जुआ वर्ग मतलब पुराने विचारों का वर्ग। 1870 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीति ने धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह मुसलमानों के अधिक अनुकूल हो गई। 1870 के बाद ब्रिटिश की जो नीतियां थीं, जो उनके नियम थे, वह मुसलमानों के लिए अनुकूल हो गए। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की थी, ताकि अब अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की चाल चल रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपना झुकाव एक विशेष धर्म की तरफ किया। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध करते थे। जो मुस्लिम थे, वे नेशनल कांग्रेस का विरोध करते थे और अंग्रेजों द्वारा भी उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कराई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश राज के योग्य एवं उपयोगी प्रजा बनाना। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव उच्च वर्ग के मुसलमानों तक सीमित रहा। जो सर सैयद अहमद खान थे, जो मुसलमानों का भारत में प्रतिनिधित्व करते थे, उनका प्रभाव एक सीमित वर्ग के मुसलमानों तक ही था। शहर या देहात की जनता के संपर्क करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। सन 1912 में मुस्लिम दिमाग की उन्नति उल्लेखनीय है।
उस वर्ष 2 नए साप्ताहिक निकले, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कामरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली युवक थे। मात्र 15 से 20 वर्ष की आयु में उन्होंने अरबी व फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये संकीर्ण धार्मिकताओं, संकीर्ण का अर्थ होता है संकुचित, धार्मिकता अलगाववादी मतलब अलग होने का भाव रखने के से दूर रहते थे। यह राष्ट्रवादी थे। तिलक और गोखले सन 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कुछ ही समय में इनमें से एक ऐसा युवा वर्ग सामने आया जो आक्रामक था। नेशनल कांग्रेस में 2 वर्ग थे, पहला उदारवादी था, दूसरा उग्रवादी। तो जो उग्रवादी थे वह थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। कुछ ही समय में इनमें से एक ऐसा युवा वर्ग सामने आया जो आक्रामक तथा अवज्ञाकारी था, जो किसी भी बात को नहीं मानता था, आज्ञा का उल्लंघन करता था। बंगाल के विभाजन के समय इनमें कई योग्य एवं ओजस्वी नेता उभर कर सामने आए, जिनमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे। वहीं पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि मराठा सज्जन गोपाल कृष्णा गोखले थे। क्रांतिकारी नारे वातावरण में गूंज रहे थे उस समय, और संघर्ष अब अनिवार्य कर दिया गया था। 1907 में फिर संघर्ष छिड़ गया, जिसमें पुराने उदारवादी दल की जीत हुई, किंतु भारत की अधिकांश जनता तिलक और उनके गुट के साथ थी। बंगाल में हिंसक गतिविधियों की खबरें सामने आ रही थीं। कांग्रेस का महत्व अब धीरे धीरे कम हो रहा था।